कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे कि केवीएस इंटरव्यू में एक्सपर्ट कौन से प्रश्न ज्यादा पूछते हैं। सब लोगों की एक इच्छा रहती है, आपने नोटिस किया होगा कि सभी लोग ये जरूर जानना चाहते हैं, इंटरव्यू से कोई भी कैंडिडेट बाहर निकला तो बाहर बैठे हुए कैंडिडेट जरूर पूछते हैं, भैया कौन सा प्रश्न क्या पूछा यार, बताओ यार क्या पूछा, आपसे क्या पूछा, कुछ यार बताओ, हमें भी हो सकता है उनमें से कोई। अरे भाई, कौन से प्रश्नों पर ज्यादा फोकस करता है एक्सपर्ट, ये जानने के लिए आज आपको ये पूरी वीडियो हमारे साथ देखनी पड़ेगी। ये पूरी वीडियो हमारे साथ इस तरीके से बिहेव करना पड़ेगा कि आप मतलब ग्रेस्पिंग पावर जो आपकी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। क्या ये मेरी बातें आप तक रुकेंगी, क्या ये मेरी बातें आपको लाभ पहुंचाएंगी, ये विश्वास और भरोसे के साथ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर आपको 100% इनमें से क्वेश्चंस मिलना चाहिए। क्योंकि जो चाहे वो, मैं हमेशा दो लोगों से जरूर बात करता हूं, जो सफल हो चुका है वो बात करना कम चाहता है और जो असफल हो चुका है वो बात करना ज्यादा चाहता है। क्योंकि अगर असफल व्यक्ति सीखने की क्षमता रखता है, इंटरव्यू तक गया है, तो ये तो 100% श्योर हो गया कि उसने मेहनत की होगी, क्योंकि वो रिटर्न निकाल करके गया है। तो जरा एक बार असफल लोगों से भी मुलाकात करके देखिए, अगर वो बताते हैं उनसे पूछिए कि भैया आपसे क्या पूछा गया था, क्यों नहीं हो पाया, तो क्यों नहीं हो पाया तो नहीं बता सकते हैं वो केवल एक्सपर्ट ही बताएगा। तो मैं उन एक्सपर्ट से भी जरूर मिला हूं, उनसे मैंने बात की है, उनसे मैंने समझा है, उनसे मैंने पूछा है कि कभी वो एक्सपर्ट रहे हैं, तो उनसे भी मुलाकात की कि सर आप कौन कौन से क्वेश्चन अपने टाइम पर पूछा करते थे और आज कौन से लोग पूछते हैं क्वेश्चन। ये सब बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, सबसे पहले कहां से कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, उनके मैं आपको बता दूं। सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछे गए उनमें सबसे शुरुआत से चलता हूं, जो मैंने चैप्टर वाइज टॉपिक्स में नोट कर लिए हैं। सब चैप्टर नहीं है, लेकिन कुछ चैप्टर जो अधिकतर पूछे गए हैं। एक तो सबसे ज्यादा ये पूछा गया है कि बोहर के मॉडल में एनर्जी पर पूछा गया है कि एनर्जी का फार्मूला बता दीजिए, कैसे कैलकुलेट करते हैं एनर्जी और कैसे कैलकुलेट करते हैं रेडियस। इनके फार्मूला अगर आप बता देंगे तो जरा बोर्ड पर लिख करके दिखाइए। तो आप लिख करके बता सकते हैं कि सर ऐसे वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, ऐसे रेडियस कैलकुलेट करते हैं, ऐसे एनर्जी। लेकिन वेलोसिटी की बात उन्होंने कम कही, उन्होंने मुझे बताया कि सर एनर्जी और रेडियस पर क्वेश्चन ज्यादा पुटअप किए गए। और इसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप किया गया कि ये बताइए कि लाइमन बामर पास्कल सीरीज, यानी कि अगर मैं रेडिएशंस की बात करूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करूं, स्पेक्ट्रम की बात करूं, तो इसी चैप्टर में है। स्पेक्ट्रम में चले आइए, तो स्पेक्ट्रम में खास बात ये थी कि उन्होंने हमें बताया कि स्पेक्ट्रम में सर लाइमन बामर पास्कल ब्रैकेट सीरीज, यानी कि 1/लैम्डा इज इक्वल टू RH ब्रैकेट में 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर पर अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए। ये दो टॉपिक एक्सपर्ट बहुत ज्यादा पूछने की कोशिश करता है, किसमें, इंटरव्यू के पैनल पर। दूसरी बात आपको बता दें, अगर सबसे इसके बाद उठाता है तो मैंने नोटिस किया है किसी से फजान रूल पूछा, तो किसी, अभी आप मत करना कि सर इतना तैयार करेंगे, ये तो अलग अलग भाई इंटरव्यू देने, मान लीजिए 110 लोग आए हैं, तो 110 लोग से हो सकता है 50 लोग ऐसे हों जो क्वेश्चन सेम हो जाएं, अलग अलग पैनल बना हुआ होता है, तो उस तरीके से लोग भी अलग होते हैं। तो किसी ने फजान रूल भी पूछा। फजान रूल के अधिकतर पूछे गए में एप्लीकेशन को नोटिस किया गया है कि फजान रूल के एप्लीकेशन को ज्यादा पूछा गया कि बताइए कि ये कैटायन बड़ा होना चाहिए कि एनायन बड़ा होना चाहिए, एनायन का चार्ज ज्यादा होना चाहिए, कैटायन का चार्ज ज्यादा होना चाहिए, इससे क्या इफेक्ट आएगा, इससे पोलराइजेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, ये सब चीजें
फजान रूल में पूछी जा सकती है, जो मैंने नोटिस की है। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया गया, कोई भी कंपाउंड जो आपने पढ़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछी जा सकती है। अब ये कोई भी हो सकता है, वो sp से लेकर के dsp3, dsp2 और d2sp3 तक जा सकता है, पॉसिबिलिटी दोनों हैं। और जो अगर आप नोटिस करेंगे तो पीरियोडिक टेबल में अगर मैं गया हूं तो पीरियोडिक टेबल में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप कुछ मत करिए, एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए। एटॉमिक प्रॉपर्टीज में एक्सेप्शंस को बिल्कुल नहीं आप छोड़िएगा, एक्सेप्शंस जरूर पढ़िएगा। और साथ ही साथ मुझे यह भी बताया गया कि एटॉमिक प्रॉपर्टीज में जब आप पढ़ें तो इनमें खास बात यह है कि एक चीज जरूर पढ़ लेना, जो ट्रेंड होता है, ट्रेंड ये क्यों होता है, वाई करके, वाई वाला क्वेश्चन जो है ये जरूर पूछ लिया जाता है। तो इस ट्रेंड को भी आप पीरियोडिक टेबल में देखिए। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, मैं ये भी पढ़ लेना ना, जो जहां तक मैंने एक्सपर्ट से जब बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि ये चैप्टर जरूर स्टूडेंट पढ़े अगर सिलेक्शन को लेना है। इसके बाद इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करता हूं तो चैप्टर इक्विलिब्रियम ये बताया गया है कि मैक्सिमम एक्सपर्ट इक्विलिब्रियम पर ज्यादा फोकस करते हैं, 90% एक्सपर्ट यहां पर चले जाते हैं, इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन ज्यादा पूछने की कोशिश करेंगे। और इसमें भी सबसे पहले उन्होंने कहा कि ली चैटेलियर प्रिंसिपल को खूब पूछा जाता है, इसके एप्लीकेशंस को खूब पूछा जाता है, इसलिए ली चैटेलियर प्रिंसिपल डिफरेंट कंडीशंस पर प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन के इफेक्ट को पढ़ लीजिएगा। उन्होंने ये भी बताया कि पीएच वैल्यू पर भी क्वेश्चन 99% एक्सपर्ट पूछ ही लेता है, किसी की भी पीएच वैल्यू पर पूछ लेगा क्वेश्चन। बफर सॉल्यूशन पर भी पूछा जाता है। कारण सिर्फ यही बताया उन्होंने कि ये टॉपिक प्रैक्टिकल व्यू भी देते हैं और आपकी एक्सपर्ट ये जान लेता है कि अगर ये कंसेप्ट आपके क्लियर है तो मतलब केमिस्ट्री में आप आपने मास्टर कर रखी है। बफर सॉल्यूशन पे चले जाते हैं। उसके बाद ये भी बताया गया कि सॉल्युबिलिटी पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉल्युबिलिटी पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा। और सॉल्युबिलिटी के साथ में पांचवा टॉपिक मुझे जिस जानकारी में आया वो था कॉमन आयन इफेक्ट, क्योंकि ये टॉपिक अक्सर होता क्या है कि ये टॉपिक 11th भी टच करता है, ये टॉपिक 12th वाला जब टीचर होता है तो इन टॉपिक्स को जनरली बहुत एंड पर जाकर के पढ़ाता है और आखिर में ये टॉपिक उसके कमजोर पड़ जाते हैं और मेनली वो 12th पर फोकस करते करते इन टॉपिक के टच में भी नहीं आ पाता है, इनकी प्रैक्टिकल व्यू भी नहीं उसके पास रह पाती है, यहीं पर जाकर के वो मात खा जाता है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इतने चैप्टर्स हमें जरूर तैयार करने चाहिए। अब यहीं पर मैं आता हूं कि अगर मैं थर्मोडायनामिक्स में जब मैंने जानकारी ली कि सर थर्मोडायनामिक्स में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए थे, तो उन्होंने बताया कि थर्मोडायनामिक्स में एक तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ तो बिल्कुल ना के बराबर ही पूछा, फर्स्ट तो पूछा ही नहीं, सेकंड लॉ भी और जीरोथ लॉ को उन्होंने, जीरोथ लॉ पूछा गया, हेस लॉ पूछा गया, हेस लॉ पूछा गया और इसके बाद पूछा गया सेकंड लॉ। मतलब ये अधिकतर रेशियो जो निकल के आया, जो मैंने बात की 5-10 लोगों से, उनमें जो फेलियर भी थे, कुछ ऐसे भी थे जो इंटरव्यू दे करके भी आए थे, नहीं हो पाया सिलेक्शन, वो भी थे जिनका सिलेक्शन हो गया। सबका व्यू निकाल करके यही सामने आता है। एक डेरिवेशन भी एक लोगों से करवाया गया था, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, ये डेरिवेशन भी उनसे करवाया गया। और एक लोगों से डेरिवेशन ये भी करवाया गया था इक्विलिब्रियम पर, KP-KC का डेरिवेशन भी, क्योंकि इन्होंने बताया था, मुझे याद आ गया, KP-KC का रिलेशन भी डराइव कराया गया था। तो ये दोनों रिलेशन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ऐसी मान लो ये तो उन्होंने बताया, अब मैं अपनी तरफ से बोलूं तो ये CP माइनस CB वाला डेरिवेशन भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा मेरे अकॉर्डिंग। हेस लॉ में एक एग्जांपल बेस्ट याद कर लीजिएगा, चाहे CO2 का याद करें, मेरी उम्मीद है कि आपसे पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या और पूछ सकते हैं, हाँ एक चीज और है, यहाँ पर स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस जरूर पढ़ लीजिएगा कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है और कौन सी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, इन चीजों का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब आ जाइए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक तो शी बहुत पूछा जाता है, शी ध्यान दीजिएगा, शी बहुत पूछा जाता है। अब ये शी क्या बताएगा, शी आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको अच्छे से पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रस्ट का फार्मूला आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन रस्टिंग जो होती है उसकी
जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल बनता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो बनता है उसकी रिएक्शन आपसे जरूर पूछी जा सकती है। तो ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा कि इसकी रिएक्शन 95% टीचर गलत करके आते हैं, ये भी मुझे जानकारी मिली है। दूसरी चीज आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा पूछा जाता है। नस्ट इक्वेशन नहीं लिखवाएंगे आपसे ज्यादा, नस्ट इक्वेशन लिखवाया तो मान लीजिए उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन हाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नस्ट इक्वेशन से कैलकुलेट करवा करके डेफिनेशन आपसे पूछ लेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और एक चीज और भी पूछेंगे कि अगर मान लीजिए कि कोई भी इक्विलिब्रियम में है इक्वेशन, उस समय उनका ई सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी क्वेश्चन पूछा गया। ई सेल एट इक्विलिब्रियम पर पूछा गया है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर पूछा गया है, तो ये चीज भी आपको पढ़ के जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग इंटरव्यू पैनल में। सॉल्यूशन अगर चैप्टर आता है तो सॉल्यूशन चैप्टर से आप क्या पूछ सकते, पूछा गया होगा वो भी आपको बता देता हूं। सॉल्यूशन चैप्टर से जो लोगों के व्यूज हैं, लोगों का कलेक्शन है, वो आप तक पहुंचा रहा हूं, और जैसा कि मेरा अनुभव है और उस अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, पढ़ के जरूर जाइएगा, बेनिफिट आपको जरूर होगा। ये वो वीडियो नहीं है जो केवल 4 एक्सपर्ट आपसे बिठा दूं और बोल दूं कि भाई ये एक्सपर्ट रहे, वो भी आपको यही बताएंगे कि ये हुआ होगा, बस ये उनकी तारीफ थोड़ी सी। तो यहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट हैं उनका मोस्ट वेलकम तो है ही, कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं जो एक्चुअल चीजें होती हैं वो आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं, है ना। तो सॉल्यूशन जो चैप्टर होगा, सॉल्यूशन चैप्टर की अगर मैं बात करता हूं तो इनमें हेनरी लॉ को बहुत फोकस किया गया है, हेनरीज लॉ को खूब पूछा गया है। इसके एप्लीकेशंस लोगों के अनुसार जो हमारे जो सिलेक्शन जिनके हो पाए नहीं हो पाए, दोनों लोगों का व्यू है कि 95% इस पर क्वेश्चन पूछा गया है और ये छूटा नहीं। दूसरी चीज है कि राउल्स लॉ बहुत न के बराबर पूछा गया, ये भी आपको बता देता हूं। और दूसरी चीज है कि ऑस्मोसिस में जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको पूछा गया और इसके एप्लीकेशंस को भी पूछा गया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप इन चीजों पर भी फोकस कर लीजिए। वेंट हॉफ फैक्टर, वेंट हॉफ फैक्टर को भी खूब पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। वेंट हॉफ फैक्टर आप जरूर पढ़ करके जाइएगा। कब एसोसिएशन होगा, कब डिसोसिएशन होगा, ये चीजें खूब पूछी गई हैं। ये तो मैंने एक कॉमन बात की जो जरूरी मुझे लगी, जो मैंने बात की मुझे समझ में आया कि इन चीजों को बताना चाहिए आपको, और आप तक अगर ये चीजें पहुंचेंगी तो फिर सिंपल सी बात है कि आप लोग इन चीजों का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि मैं आपको सिंपल सा ये बताना चाहता हूं कि ये टॉपिक आप जरूर पढ़ करके जाइएगा, और ये टॉपिक अगर पढ़ करके गए तो ये मान के चलिए कि 100% श्योर है कि आप सिलेक्शन के गेट पर नहीं, सिलेक्शन की बिल्डिंग के अंदर एंटर करेंगे। क्योंकि सिलेक्शन इंटरव्यू तक सभी जाते हैं, लेकिन जीत के कुछ ही लोग आते हैं, और उस जीत का सेहरा आपके ऊपर आना चाहिए, आपके सिर बंधना चाहिए वो सेहरा, ये मेरी उम्मीद है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं बात कर लेता हूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास बातें जो पूछी गई हैं वो आपको बता देता हूं कि जाने से पहले, इंटरव्यू में प्रवेश करने से पहले, इंटरव्यू पैनल तक पहुंचने से पहले, उसके रूम में एंट्री होने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखना कि नंबर 1 रेजोनेंस जरूर पढ़ लेना, कि रेजोनेंस जरूर पढ़ लीजिएगा। इसकी एनर्जी और एप्लीकेशंस दोनों को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा पॉइंट आपके लिए हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन है। ये लोग ये कहना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन तो लगभग 99% एक्सपर्ट पूछ ही लेता अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाता है। तीसरी बात है कि बॉन्ड पैरामीटर भी खूब पूछे गए हैं, बॉन्ड पैरामीटर भी खूब पूछे गए हैं। अगर आप लोगों से पूछिए और मेरी बात आप जैसी हुई है आप भी बात करके देखिए, बॉन्ड पैरामीटर खूब पूछे गए हैं। और चौथी चीज है किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर का फार्मूला, यानी स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, फार्मूला भी पूछ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे पिक्रिक एसिड बनवा लिया, आपसे सैलिसिलिक एसिड बनवा लिया, आपसे मिथाइल सैलिसिलेट बना लिया, आपसे जो है वो इमीन बना करके दिखवा लिया, आपसे एल्डोल प्रोडक्ट बनवा करके दिखवा लिया। तो रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट हैं वो ध्यान दीजिएगा कि नेम रिएक्शन में खास बात है, नेम रिएक्शन तो पूरी लिखवा सकते हैं, साथ में उसका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट अलग अलग, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट अलग अलग लिखवाया जा सकता है। ये चीज भी आप नोटिस करिए, जिन पे क्वेश्चन पूछे गए बोल रहा हूं आपसे। इंटरमीडिएट, किसी भी
रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होगा, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म से अगर क्वेश्चन अधिकतर पूछा गया है तो रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इंटरमीडिएट आपको याद कर लेना चाहिए। और सातवां जो सरल क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन भी पूछा गया। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन भी आप पढ़ करके चले जाएंगे तो मुझे लगता है बेनिफिट बहुत जरूर होगा। इसके एग्जाम्पल अगर आप बोल देते कि एग्जाम्पल भी आपसे बोला जा सकता है, ये एग्जाम्पल है, बताइए किस कैटेगरी के रिएक्शन में आ रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको बताना चाहिए। अगर हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले जाते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको एक छोटी सी व्यू, डी और एफ ब्लॉक में जब चलना तो डी और एफ ब्लॉक में एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन जरूर पढ़ लीजिएगा। ये बहुत लोगों ने पूछा है और बहुत लोगों से पूछा गया है, दोनों बातें हैं इसमें। आप एक तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बहुत पूछा गया है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो लोगों के मैंने व्यूज कलेक्ट किए हैं उनमें से मुझे पता लगा कि 88% लगभग लोगों से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा गया है। जो मैंने एवरेज निकाला है वो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ना कि पूरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये मेरा व्यू है। इसी में कुछ क्वेश्चन जो है वो लेंथेनॉइड से भी पूछे गए। लेंथेनॉइड में अधिकतर ये पूछा गया कि कौन सा रेडियोएक्टिव था, कौन सा कम है, कौन सा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा, कौन सा आयनिक। तो मेरे हिसाब से फिर मैं इसमें ये कहूंगा आपसे एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड में कि पूरा टॉपिक आप इसे पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा बिल्कुल भी कहीं पर से भी नहीं। और अगर पी ब्लॉक में नोटिस किया जाए तो मैं आपको बताऊं कि पी ब्लॉक में मुझे लगता है कि एसिडिटी, किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी और बेसिसिटी को आप जरूर ध्यान में रखिए और पढ़ लीजिएगा। यहीं पर एक्सेस में जो रिएक्शंस कराई जाती हैं, एक्सेस में रिएक्शंस जो होती हैं उनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और इसी के साथ उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी और ब्लीचिंग एक्शन, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी और साथ में ब्लीचिंग एक्शन को भी आप रिवाइज कर लीजिएगा, काम आएगा। और लास्ट में आपको एस ब्लॉक अगर भी ध्यान रखना है तो यहाँ पर मैं आपसे बात करूं कि मेन टॉपिक जो ज्यादा पूछे गए, बाकी तो आप स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। यानी कि अगर आपसे कोई भी पूछे कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, तो ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मैं अपनी तरफ से ऐड किए दे रहा हूं, किसी से पूछा गया होगा। हालांकि मैंने लोगों से वाइवा लिया, इंटरव्यू लिया, बात की 10 मिनट 20 मिनट, उसमें मैंने यही नतीजा निकाला कि जो चीजें ज्यादा पूछी गई मैं आपको बताऊं। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी आप एक बार जरूर पढ़िएगा। एस ब्लॉक को अगर मैं नोटिस करता हूं तो एस ब्लॉक में जो नोटिस किया गया है अधिकतर फार्मूला पूछ लिया गया है, फार्मूला विद कॉमन नेम पूछा गया, कॉमन नेम, ये बात ध्यान दीजिएगा, कॉमन नेम के साथ फार्मूला पूछा गया है। चाहे वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछा गया हो, चाहे जिप्सम का पूछा गया हो, चाहे वो बेकिंग पाउडर का पूछा गया हो, चाहे वो आपका वॉशिंग सोडा का पूछा गया हो, चाहे वो डाइबोरेन का, चाहे इनऑर्गेनिक बेंजीन किसी भी का भी पूछा गया है। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन तो खैर यहाँ चली जाएगी, बोरॉन फैमिली में है, लेकिन एस ब्लॉक में अगर आप देखेंगे तो एस ब्लॉक में फार्मूला और कॉमन नेम के साथ भी पूछा गया। इनकी सॉल्युबिलिटी पर भी फोकस किया गया है। सॉल्युबिलिटी पूछ ली कि कौन ज्यादा घुलेगा, दो कंपाउंड बोल दिए कि BaOH का होल ट्वाइस कि BeOH का होल ट्वाइस, इनमें से कौन ज्यादा जल्दी पानी में घुल जाएगा। इसके बाद एक बार थर्मल स्टेबिलिटी को भी ध्यान रखिएगा, और थर्मल स्टेबिलिटी में आपको ये जरूर ध्यान रखना, थर्मल स्टेबिलिटी में, कि चाहे वो एस ब्लॉक की हो और चाहे वो पी ब्लॉक की हो, दोनों की थर्मल स्टेबिलिटी, दोनों का रिड्यूसिंग कैरेक्टर और दोनों की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर भी आपको फोकस कर लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये कुछ टॉपिक हैं जो अलग अलग लोगों से अलग अलग जगह पर अलग अलग सालों में पूछे गए हैं, तो मैंने आपके सामने रखे। अब इसमें कौन सा टॉपिक आपके हिस्से में आएगा, कौन सा टॉपिक आपसे पूछ लिया जाएगा, ये ना तो आपको पता है और ना ही मुझे पता है, क्योंकि अगर ये बात हमें पता होती या आपको पता होती तो सिलेक्शन की उस मुहिम पे आप जीत जाते। इसलिए यही तो, हम लोगों को सब कुछ पता है लेकिन एक ही बात नहीं पता, जिसका नाम है रिजल्ट। परिणाम क्या होगा ये हम ना ध्यान रखें, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि परिणाम को अंजाम अच्छे तरीके से देना है, उस पर मेहनत तो हमारे हाथ में है, वो हम कर सकते हैं। जितनी मेहनत आप चाहे कर दीजिए। अगर अभी कहीं पर आप पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपको एक तजुर्बा मैं बताता हूं जो मेरे पास में है, शेयर करता हूं आपसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जब आप किसी प्राइमरी लेवल पर पढ़ाते हैं और आप इंटर की कक्षाओं का इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपके बोलने का, आपके बात करने का, आपका स्टाइल वो नहीं होगा जो होना चाहिए था। ये बिल्कुल फैक्ट है।
क्योंकि आपने पूरे दिन में अपने 6 घंटे उन बच्चों के साथ में गुजारे हैं जो बच्चे प्राइमरी या प्री प्राइमरी के थे, उनके साथ गुजारा है। इसलिए अगर आप किसी भी विद्यालय में प्राइमरी टीचर है तो आप सम्मानित हैं, आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए कुछ दिनों के लिए उन 12th के 11th के बच्चों के संपर्क में जरूर आना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनके सामने खड़े होने, बोलने और लिखने का स्टाइल में परिवर्तन होना चाहिए। ये दिखाई दे जाता है कि सामने देखिए क्या है कि आप भी जरूर नोटिस करते होंगे, आप टीचर की हाव भाव से पहचान लेंगे, टीचर के चलने से पहचान लेंगे, टीचर के बात करने से पहचान लेंगे कि ये किस विद्यालय में होगा, किस कॉलेज में होगा। ये आप उससे अनुमान लगा लेते हैं। उसकी बात करने की लहजे से 2 मिनट बात करिए कि उसके बीच में कहीं ना कहीं वो बच्चों की बात जरूर 100% आ जाएगी। वो अपनी बात को कैसे भी रखे, लेकिन धोखे से या सही तरीके से अपनी बात कह जरूर देगा। तो इसलिए प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी भी शिक्षा विभाग में पढ़ाते हैं, बुराई कुछ नहीं है, लेकिन आप हमेशा इंसान तरक्की करना चाहता है, लो लेवल से हाई लेवल पर जाना चाहता है। तो अगर वो देखिए क्या होता है, बहुत सारी चीजें मैंने नोटिस किया कि बहुत सारी चीजें आपके अंदर रहती हैं, आप उन्हें जानते हैं, लेकिन जब भी आप बच्चों के सामने खड़े होते हैं तो वो विद्वानता आपकी वहां तक नहीं पहुंच पाती, वो आप ही तक रह गई, आपसे बच्चे संतुष्ट नहीं हुए। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग जो भले उन्हें पढ़ के पढ़ाना पड़ता हो, भले उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती हो रात में पढ़ाने के लिए, लेकिन जब वो मैदान में उतरते हैं तो लाइन लगा देते हैं। और बहुत सारे लोग ये कहते रहते हैं, मैंने सुना है कि सर ये तो मुझे सब आता है, इसकी मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है। लेकिन जब वो सामने खड़े होते हैं और सामने इंटरव्यू पैनल खड़ा होता है तो पसीना यहां से यहां तक टपकता है, भले एसी क्यों न चल रही हो कमरे में। इसका मतलब हो जाता है कि आपके बोलने की क्षमता, आपके देखिए क्या है कि अपने क्लास में बोल लेना, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, अपने क्लास में हर टीचर पढ़ा लेता है, लेकिन अगर उसी टीचर को असेंबली में उतार दीजिए तो असेंबली में वही बच्चे हैं, वही टीचर है, वही प्रिंसिपल है, वही माहौल है, लेकिन जो प्रेशर चारों तरफ का पैदा हुआ, जो एरिया पैदा हुआ, उसके क्लास की जगह वो क्षेत्र बड़ा हुआ, उसके साथ साथ कुछ ही मात्र टीचर होते हैं जो बोल पाते हैं, सब नहीं बोल पाते हैं। 2 शब्द बोलेंगे, हिचकिचा जाएंगे, चले आएंगे, नमस्ते कर देंगे, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये बिल्कुल न सोचिए कि मैं बोल लूंगा, ये बिल्कुल डेफिनेट है, लेकिन अगर बोल लूंगा तो उससे पहले मैं जाकर के कहीं पर बोल के प्रैक्टिस कर लूं तो हो सकता है वो मेरे लिए फायदेमंद हो जाए। तो गंभीरता अपने अंदर लाइए। एक 12th के स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए जो गंभीरता चेहरे पे चाहिए वो जरूर आपके अंदर होनी चाहिए। टॉपिक या सब्जेक्ट्स की गहन नॉलेज भी आपको जरूर होनी चाहिए। जवाब सटीक होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। बहुत ज्यादा टहलाने की कोशिश आप नहीं करिएगा, क्योंकि कारण है कि सामने वाला बैठा भी, वो भी आपसे तो ज्यादा ही बड़ा है, क्योंकि आपका इंटरव्यू ले रहा है। वो क्या है क्या नहीं इससे मतलब नहीं, लेकिन आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो ज्यादा आपसे एक्सपर्ट है, ये तय है, बिल्कुल तय है। तो अपने आप की क्षमताओं को सुधार लीजिए, अपने आप के स्टाइल को सुधार लीजिए, अपने बोलने के तरीके को इंप्रूव करिए और अपना रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट एंड लास्ट मान के चलिएगा, सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। तो मेरी कुछ कई बातों पर जरूर ध्यान दीजिएगा, इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ के जाइएगा, आप सिलेक्शन के काबिल बनेंगे, आप सिलेक्शन लेकर के आएंगे। और मुझे भी एक बार इनबॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिएगा कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं आपको दिल से और ऊपर वाले से जरूर प्रार्थना करूंगा कि इनकी तरक्की दिन ब दिन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।